नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हम सब हर पल करते हैं पर शायद ही उस पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, ये है एक सांस का सफर। चलिए मानव श्वसन तंत्र यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए जरा, एक दिन में हम करीब करीब 20,000 बार सांस लेते हैं। 20,000! ये एक ऐसी चीज है जो अपने आप चलती रहती है, हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ये लगातार चलने वाला प्रोसेस हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी, इतना वाइटल क्यों है? आइए इसी का पता लगाते हैं। तो इसका जवाब है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। और नहीं, ये सिर्फ सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने को नहीं कहते। असल में ये एक बहुत गहरी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। देखिए, हमारे शरीर में जो लाखों करोड़ों सेल्स हैं ना, उन्हें काम करने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आती कहाँ से? ये तब बनती है जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं। और इसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी यानी एनर्जी रिलीज होती है। तो बस इसी एटीपी के लिए ही सारा खेल है। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन। ये तो बड़ा सिंपल है। जब हम बाहर की हवा से ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन। ये थोड़ा अंदर का मामला है। ये होता है हमारे खून और शरीर के हर एक सेल के बीच गैसों का एक्सचेंज। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए। अब हम उस हवा के सफर पे निकलते हैं जो हर सांस के साथ हमारे अंदर जाती है। देखते हैं कि इसका रास्ता क्या है, कहाँ से शुरू होता है और इसकी मंजिल क्या है। तो ये सफर शुरू होता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से, यानी ऊपरी श्वसन पथ से। ये है एंट्री पॉइंट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई सीधा साधा पाइप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कमाल की सिस्टम की शुरुआत है। सबसे पहला स्टॉप है नेज़ल कैविटी यानी हमारी नाक। यहाँ हवा को गर्म किया जाता है, उसमें नमी डाली जाती है और उसे फिल्टर भी किया जाता है। इसके बाद हवा पहुँचती है फेरिंग्स यानी ग्रसनी में। ये वो कॉमन रास्ता है जहाँ से खाना और हवा दोनों गुजरते हैं। अगला पड़ाव है लैरिंग्स या हमारा वॉइस बॉक्स। और फिर हवा जाती है ट्रेकिया यानी हमारी विंड पाइप में, जो इसे सीधा फेफड़ों की तरफ ले जाती है। अब जैसे ही हवा ट्रेकिया से फेफड़ों में घुसती है, वो एक कमाल की चीज में बट जाती है, जिसे ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सच में एक उल्टे पेड़ जैसा दिखता है। इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं आगे जाकर और पतली होती चली जाती हैं। तो ये रास्ता और भी गहरा होता जाता है। मेन ब्रोंकाई से निकलती हैं प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी ब्रोंकाई। ये फिर और भी बारीक ट्यूब्स में बंटती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और आखिर में ये सफ़र ख़त्म होता है छोटे छोटे एयर सैक्स पर, जिन्हें कहते हैं एल्वियोली। जी हाँ, यही है हमारी असली मंजिल। और लीजिए, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस पूरे सफ़र का जो असली मकसद था, वो यहीं इसी जगह पूरा होता है, यानी गैसों का एक्सचेंज। ये है एल्वियोली यानी वायु कूपिकाएं। ये हमारे फेफड़ों में लाखों की तादाद में हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गुब्बारों की तरह। और यहीं पर सारा मैजिक होता है। पता है, अगर इन सभी एल्वियोली को फैला दिया जाए ना, तो एक पूरे टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगे। कमाल है ना? यहीं पर ऑक्सीजन हवा से निकलकर खून में जाती है और खून की कार्बन डाइऑक्साइड इन थैलियों में आ जाती है, ताकि हम उसे बाहर फेंक सकें। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0.2 माइक्रोमीटर। ये इन एल्वियोलाई की दीवारों की मोटाई है। मतलब ये अविश्वसनीय रूप से पतली होती हैं। और इसी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी तेजी से, इतनी आसानी से इनके आर पार जा सकती हैं। सच में ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो ठीक है, हमने हवा का पूरा रास्ता देख लिया और ये भी समझ लिया कि गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है। पर एक मिनट, ये सब होता कैसे है? मतलब वो कौन सा इंजन है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है? चलिए अब सांस लेने के मैकेनिज्म को समझते हैं। इस पूरे खेल में दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला है डायाफ्राम। ये हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक बड़ी सी मसल होती है। और दूसरी है हमारी पसलियों के बीच की मसल्स, जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। इनकी मूवमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती है। तो होता क्या है, जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इनहेल करते हैं, तो डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है और पसलियां ऊपर और बाहर की ओर उठती हैं।
इससे क्या होता है, हमारी छाती में जगह बढ़ जाती है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर की हवा अपने आप अंदर खींची चली आती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी एक्सेल करते हैं तो ठीक इसका उल्टा होता है। डायाफ्राम और मसल्स रिलैक्स होते हैं, छाती में जगह कम होती है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है ना सिंपल, पर कितना असरदार। अच्छा, अब जरा हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। ये वो हवा है जो हम नॉर्मल सांस लेने में अंदर बाहर करते हैं, करीब 500 ml। फिर आता है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो एक्स्ट्रा हवा है जो हम जोर लगाकर अंदर खींच सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं। और आखिर में है रेजिड्यूल वॉल्यूम। ये वो हवा है जो जोर से सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बची रहती है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। और जब हम इन अलग अलग वॉल्यूम्स को जोड़ते हैं तो हमें मिलती है फेफड़ों की कैपेसिटीज, जैसे कि वाइटल कैपेसिटी। ये वो मैक्सिमम हवा है जिसे हम एक बार में अंदर बाहर कर सकते हैं। और फिर है टोटल लंग कैपेसिटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे फेफड़ों में हवा की कुल मात्रा है, जो कि एवरेज करीब 5800 मिलीलीटर्स होती है। ये तो बहुत ज्यादा हवा हुई। ज्यादातर समय तो ये पूरा सिस्टम एकदम परफेक्टली चुपचाप अपना काम करता रहता है। पर तब क्या होता है जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है? आइए कुछ कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि अस्थमा। इसमें उन्हीं ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है जिनके बारे में हमने अभी बात की, जिससे हवा का रास्ता तंग हो जाता है। ब्रोंकाइटिस में भी इन्हीं ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और एम्फिसीमा, जो अक्सर स्मोकिंग की वजह से होता है, उसमें तो वो एल्वियोली की दीवारें ही डैमेज हो जाती हैं। इससे गैस एक्सचेंज के लिए जगह ही कम पड़ जाती है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक कितना अद्भुत और कितना ज़रूरी इंजन है जो हमारी ज़िंदगी के हर पल बिना रुके काम करता है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि शानदार सिस्टम को बचाने के लिए, इसे हेल्दी रखने के लिए क्या किया जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।